डीएम साहब एक साधारण मजदूर का भेष बनाते हैं और एक गरीब लड़के के चाचा बनकर एक प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वह प्रिंसिपल साहब से उस बच्चे को किताब देने की बात करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वह उससे किताबों के लिए लगभग 2500 रुपये मांग लेता है। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी किया करता हूँ और मेरे बड़े भैया रिक्शा चलाया करते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, आप थोड़े कम पैसों की किताब बता दीजिए ताकि हमारा बच्चा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। वह बड़ी ज़ोर से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो उनकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि जब तुम इतने गरीब हो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, किसी सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ा दो, वहाँ पर किताबें बिना पैसों के ही मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर तुम्हें बच्चे को पढ़ाना है तो किताबों के इतने पैसे तो देने ही होंगे। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जो अब तक पूरी धौंस के साथ उनसे बात कर रहा था, वह एकदम से उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन डीएम साहब उस स्कूल की मान्यता रद्द कर देते हैं। कौन थे डीएम साहब और किस वजह से वो गरीब बच्चे के चाचा बनकर यहाँ पर आए थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के धनबाद के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और एक उनका बच्चा है जिसका नाम है यश। यश के पिता रमेश जो कि रिक्शा चलाकर अपना गुजारा किया करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे से बहुत सारा प्यार किया करते हैं। माता पिता यहाँ पर रहकर अपना जैसे तैसे समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बच्चे के लिए वह अच्छी शिक्षा के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा पढ़ने योग्य हो जाएगा तो उसी दौरान हम इसका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे। यही सोचकर यश के माता पिता अभी से ही जब उनका बच्चा 2 साल का है तो पैसे एकत्रित करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ बच्चे का एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है और पहली साल की जो फीस है वो आराम से भर देते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती और बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगते हैं। यश के पिता रमेश ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छी हुआ करती है, सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुआ करती है, तो इसी वजह से वह अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बच्चा दूसरी क्लास में आ जाता है, लेकिन जब तक बच्चा दूसरी क्लास में आता है तो उन्होंने जितने भी पैसे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए बचा रखे थे वो सारे पैसे तो खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन साथ में जो यश के पिता रमेश होते हैं जो रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमा रहे थे, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब के चलते वह फिलहाल अपने रिक्शे को चलाने के लिए नहीं जा पाते हैं और उनके घर में पैसों की कमी आ जाती है। अब दूसरी क्लास के एडमिशन का टाइम आता है तो पिता जैसे तैसे करके अपनी बीमार हालत में ही रिक्शा चलाने जाता है और थोड़े बहुत पैसे एकत्रित कर लेता है, जिससे वह बच्चे का एडमिशन करा देता है। अब एडमिशन तो हो गया था, लेकिन अब बच्चे को किताब दिलानी थी और किताब दिलाने के लिए जब वह स्कूल वालों से बात करता है तो स्कूल वाले दूसरी क्लास की जो किताब होती हैं उनका मूल्य लगभग 2500 रुपये बताते हैं और इतने पैसे रमेश के पास फिलहाल नहीं थे। अब रमेश की पत्नी का कहना था कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगा, लेकिन रमेश इकला कमाने वाला था और ऊपर से अब वह बीमार भी चल रहा है। अब इसके बाद जो रमेश होता है वह स्कूल वालों से 1-2 दिन का कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो है ही नहीं, कुछ पैसे कमाएगा तो उसके बाद बच्चे को स्कूल की किताब दिलवाएगा। ऐसा कहकर रमेश तो वहां से चला गया था अपने बच्चे को लेकर, लेकिन जब वह इस बात के बारे में सोचता है कि इतने सारे पैसे कम से कम 4 से 5 दिन में इकट्ठा होंगे और तब तक बच्चे की पढ़ाई पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो इस बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और ऐसी परेशानी की हालत में वो एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। चाय की दुकान उस जगह पर थी जहां पर उनका रिक्शा स्टैंड था और वहीं पर जाकर बैठकर मायूस हालत में एक चाय का ऑर्डर दे देता है। चाय आ गई थी और वहां पर उसके कुछ साथी भी बैठे हुए थे और तभी अचानक से वह इन सभी बातों को डिस्कस करने लगता है कि प्राइवेट स्कूल की किताबें कितनी महंगी हुआ करती हैं। अब मेरे बच्चे को ही देख लो, दूसरी क्लास में है और दूसरी क्लास में टीचर ने बोला है कि कम से कम 2500 रुपये की किताबें इसको लेनी होंगी और इतने पैसे तो काफी ज्यादा हुआ करते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन होता है, जो कि एक छोटा मोटा पत्रकार था, और वह पत्रकार साहब इस बात को सुन लेते हैं। पत्रकार साहब रमेश की तरफ घूर घूर कर देखते हैं और देखने के बाद उनकी मजबूरी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। पत्रकार साहब को पता था कि यहाँ के डीएम साहब बड़े ही अच्छे हैं और वह गरीबों की मदद जरूर से किया करते हैं। इसी वजह से जो पत्रकार साहब होते हैं उसके पास बैठते हैं और बैठने के बाद उसे स्कूल के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि कितने रुपए तुमने एडमिशन के दिए थे और क्या क्या वो लोग कह रहे थे। तो उसके बाद जो रमेश होता पूरी की पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि एडमिशन तो मैंने करा दिया है, लेकिन किताबें और ड्रेस बाकी हैं। अब
इस टाइम मैं बच्चे को किताब दिला दूंगा और कुछ दिनों बाद ड्रेस भी दिला दूंगा। तो वो कहने लगता है कि अगर ऐसी ही परेशानी है तो तुम्हें अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती कराना चाहिए, वहां पर इन सभी चीज़ों के पैसे नहीं लगा करते। तो वो कहने लगता है कि साहब वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी का और मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी हुआ करती है और वैसे भी हमारे पास ये एक ही बच्चा है, तो इसकी अच्छे से परवरिश हो जाए वही काफ़ी है। इस बात को कहते हुए वह जो व्यक्ति होता है रमेश, वह काफ़ी ज़्यादा उदास प्रतीत हो रहा था। तो इसके बाद जो पत्रकार नवीन होता है वह उससे कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक चीज़ और है, उसको आप कर सकते हो। तो रमेश पूछने लगता है कि क्या कर सकते हैं साहब। तो वो कहता है कि कलेक्टर साहब, आपने सुना तो होगा कलेक्टर भी हुआ करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, कलेक्टर हुआ करते हैं, मैंने सुना है, वो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं और वो बहुत कुछ कर देते हैं। तभी जो नवीन होता है वो कहता है कि बस तो आपको कलेक्टर साहब के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए। अब इस बात को सुनकर रमेश जो बैठा हुआ था वह थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है और फिर कहता है कि देखो साहब, कलेक्टर साहब तो सरकारी महकमे को देख सकते हैं ना, ये तो प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल वाले तो अपनी मनमानी करेंगे। तभी जो नवीन पत्रकार होता है वह एकदम से हंसने लगता है, क्योंकि यहां पर जो रमेश था उसे यह भी नहीं पता था कि जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से मालिक होता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गलत काम हुआ करता है उस पर वह फौरन से एक्शन ले सकता है, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे वो प्राइवेट विभाग हो। तो उसके बाद वो उससे कहता है कि अरे भाई ऐसा नहीं है, शायद अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते तो तुम्हें भी ये बात पता होती। कलेक्टर साहब किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान पर जाकर हो रहे गलत काम को रोक सकते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर रमेश थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सरकारी विभाग के कामों को रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि कलेक्टर साहब प्राइवेट काम को भी रोकथाम कर सकते हैं। इसी वजह से जो रमेश होता है वो उनसे कलेक्टर साहब से मिलने का प्रोसीजर पूछता है और उसके बाद नवीन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें अभी मिलने के लिए जाना है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी समस्या को कलेक्टर साहब के सामने रखा जाएगा। ऐसा कहकर जो नवीन पत्रकार होता है वह रमेश को अपने साथ लेता है और वहां से रमेश भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के दोनों पासी के कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं और वहां जाकर नवीन जो होता है वो अंदर रमेश को लेकर पहुंच जाता है। और जैसे ही कलेक्टर साहब के सामने ये पूरी बात रखी जाती है तो एकदम से जो कलेक्टर साहब होते हैं उन्हें भी इस बात पर बड़ा ही गुस्सा आता है कि एक गरीब आदमी अपना पेट काट काट कर बच्चों को स्कूल में शिक्षा दिला रहा है, उसके बाद भी जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो फीस और वर्दी के लिए मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल की किताबें थी वो उनकी एक ही शॉप पे मिला करती थी, जिससे उनका कमीशन फिक्स होता है और वहां पर इतने रुपयों में ही उन किताबों को दिया जा रहा था। अब जो कलेक्टर साहब होते हैं वो इस बात पर थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और उनके दिमाग में चल रहा था कि स्कूल के अंदर जो भी सरकारी गाइडलाइन होती हैं उन सभी का पालन किया जाता है और तभी ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि इसने किसी सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया होगा और अगर मैं कलेक्टर के ओहदे पर गया तो जो भी कमियां होंगी उन सभी को वो छुपा लेंगे। तो क्यों ना इसको एक साधारण रूप से देखा जाए ताकि सामने आ सके कि क्या क्या परेशानी है और क्या क्या परेशानी एक आम इंसान को झेलनी पड़ती हैं। इसी वजह से कलेक्टर साहब उससे कहने लगते हैं कि देखो भाई रमेश, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हारी शिकायत पर काम करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। रमेश कहता है कि बताइए साहब क्या साथ देना होगा। तो वो कहता है कि देखो, अगर मैं कलेक्टर के रूप में डायरेक्ट वहां पर चला गया तो वो लोग सावधान हो जाएंगे और जो भी कमियां उनके अंदर होंगी उन सभी को छुपा लेंगे और ना ही मेरे सामने ये बात आएगी कि किताबें एक दुकान से, पर्टिकुलर दुकान से लेनी होती हैं और उसके ऊपर उनका कमीशन फिक्स होता है। रमेश कहता है कि फिर साहब फिर आप क्या करोगे। तो वो कहने लगते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर स्कूल में तुम्हारे बच्चे को लेकर जाऊंगा और वहां पर जाकर किताबों के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, तभी उनका असली चेहरा मेरे सामने आएगा और उसके बाद मैं इस पर जरूर से कार्रवाई करूंगा। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब ने रमेश को इस बात के लिए तैयार कर दिया था और अपना पूरा के पूरा प्लान समझा दिया था। कलेक्टर साहब दूसरे दिन के लिए बोलते हैं और एक निश्चित जगह उसे बता देते हैं कि वहां पर वह अपने बच्चे को लेकर आ जाएगा और आज आपके बच्चे को किताबें मैं दिलाऊंगा। और सुबह सुबह के लगभग 10 बजे कलेक्टर साहब वहीं पर उसे मिलेंगे। ऐसा कहकर वे वहां से उसको भेज देते हैं और दूसरे दिन 10 बजे के समय पर जो रमेश होता है अपने बच्चे को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है कलेक्टर साहब के कहे अनुसार। और उसके बाद कलेक्टर साहब भी अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आज रमेश कलेक्टर साहब को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने फिलहाल बिल्कुल साधारण से कपड़े पहन रखे थे और देखने से बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपना भेष पूरी तरह से एक मजदूर का बना लिया था और इसके बाद कलेक्टर साहब वहां पर आकर रमेश से उसके बच्चे
को उसके साथ भेजने के लिए कहने लगते हैं। ये जगह स्कूल से लगभग 200 से 300 मीटर दूर थी और इससे ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ से कलेक्टर साहब उस बच्चे को अपने साथ हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद उस स्कूल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो स्कूल वाले होते हैं उनसे वह बच्चे को ड्रेस देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन स्कूल वाले उनसे भी यही बात कहते हैं जो कुछ उस बच्चे के पिता रमेश से उन लोगों ने कहा था और उसे धमका कर वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखिए साहब, आपकी बात तो सही है, लेकिन जो प्रॉपर स्कूल के लिए जगह चाहिए होती है उतनी जगह भी आपके पास नहीं है और ऊपर से स्कूल के अंदर बच्चों की सुविधा के लिए वो सभी साधनों की कमी दिख रही है। क्योंकि ये जो स्कूल था ये एक प्राइवेट स्कूल था जो कि 200 गज जमीन के ऊपर बना हुआ था और इसमें 2 फ्लोर उन्होंने बना रखे थे। आधे बच्चों को वो नीचे वाले फ्लोर पर पढ़ाया करते थे और आधे बच्चों को ऊपर वाले फ्लोर पर पढ़ाया करते थे। यहाँ पर ना तो खेलने के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड था और ना ही कोई ज्यादा ऐसी जगह थी जिस जगह पर बच्चे खुलकर सांस ले सके, और ये तो एक बंद बिल्डिंग थी। इस बात की शिकायत वे स्कूल वालों से करने लगते हैं, लेकिन स्कूल वाला जो प्रिंसिपल होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ा सा गर्म हो जाता है और धक्के देकर कलेक्टर साहब को निकालने लगता है। अब जब प्रिंसिपल साहब पहला धक्का कलेक्टर साहब को देते हैं तो वह उनसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उनका गुस्सा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और वो कहने लगते हैं कि बड़ा आया चाचा बनकर किताबें दिलाने के लिए, जब औकात नहीं है तो इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सारी बातें और भी कई बच्चों के सामने उसने कलेक्टर साहब से कही थी और इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वो एकदम से अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं और वहां से फोन मिलाकर अपनी उस पूरी टीम को वहां पर बुला लेते हैं जो टीम उन्होंने एकत्रित कर रखी थी, क्योंकि यहां पर उन्हें स्कूल के अंदर कमी मिल गई थी, जिस कमी के ऊपर वो फौरन से एक्शन लेते हैं और तभी के तभी उस स्कूल की मान्यता रद्द करा देते हैं। इधर जो प्रिंसिपल होता है वह जैसे इस व्यक्ति के बदले हुए रूप को देखता है तो एकदम से सोच में पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पर पूरी टीम आती है कलेक्टर साहब की और वह सभी लोग उसे सैल्यूट मारते हैं कलेक्टर साहब कहकर, तो एकदम से वह पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं और कलेक्टर साहब के पैर पकड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जो कलेक्टर साहब होते हैं वो बिल्कुल भी इस पर रहम नहीं दिखाते और फौरन के फौरन उस स्कूल की मान्यता रद्द कराते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब रमेश के उस बेटे को, जिसका नाम यश होता है, उसको अपने साथ लेकर रमेश के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसे स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है तो तुम सरकारी में पढ़ा लो, लेकिन फिर भी तुम्हारी अगर इच्छा है कि प्राइवेट में ही पढ़ाना है तो तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करा दूंगा और तुम्हें उसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा। इस बच्चे की पढ़ाई के लिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं पैसे देता रहूंगा और उतने दिनों तक आप अपने हालातों को ठीक कर लीजिए। ऐसा कहकर जो कलेक्टर साहब होते हैं वह रमेश के बच्चे यश को वहां से एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं जो कि इससे भी काफी ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर सभी सुविधाएं मौजूद थी। और कलेक्टर साहब जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो वहां का जो प्राइवेट स्कूल होता है वो बिना पैसों के ही एडमिशन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं भाई ऐसा मत करो, तुम्हारा जितना बनता है जायज जायज उतना पैसा लो और इस बच्चे की पूरी जिम्मेवारी मुझ पर है। इसके बाद कलेक्टर साहब के कहे अनुसार यश का एडमिशन एक और बड़े स्कूल में हो जाता है जिसके अंदर अच्छे से प्लेग्राउंड भी है और बच्चों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनसे उनका माइंड काफी ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है और वह अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के इस व्यवहार को देखकर जो रमेश होता है, जब वह उसके बच्चे का एडमिशन करवाकर कलेक्टर साहब बाहर निकलते हैं तो एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ता है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करने लगता है। हाथों को पकड़ता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मेरा काम ही यही है, कहीं पर भी अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई गलत हो रहा हो तो उसको सही करना ही मेरा काम है। यह सब कुछ जो पत्रकार नवीन होता है वह सब कुछ इस बात को देख लेता है और देखने के बाद उन सभी का यानी कि यश के माता पिता का भी इंटरव्यू लेता है और वो कितने खुश है कलेक्टर साहब के इस कारनामे से, इन सभी बातों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करने के बाद इन सभी बातों को न्यूज में निकाल देता है। कलेक्टर साहब जब अपनी न्यूज को देखते हैं तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और यह न्यूज घूमते घूमते कलेक्टर साहब के गांव तक भी पहुंच जाती है, जहां पर जो कलेक्टर साहब के पिता होते हैं वह किसान है और खेती बाड़ी किया करते हैं। वह तो ज्यादा अखबार नहीं पढ़ा करते, लेकिन उनके ही पड़ोस का एक व्यक्ति जो कि रिटायर्ड टीचर है वह अक्सर सुबह सुबह अखबार पढ़ा करता है और जैसे ही कलेक्टर साहब की न्यूज उस गांव के उस मास्टर जी के पास जाती है तो वह एकदम से उस पेपर को लेकर सीधा कलेक्टर साहब के पिता के पास आता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया है, वहां पर एक गरीब बच्चे को इस तरह से महंगी किताबें दे रहे थे, लेकिन उसने उस स्कूल की मान्यता ही रद्द कर दी और उस बच्चे को अपने खर्चे पर पढ़ाने का फैसला किया है। इस बात को सुनकर जो कलेक्टर साहब के पिता होते हैं उन्हें भी अपने बेटे पर गर्व होता है और उसके बाद वह फोन करके उन्हें शाबाशी देते हैं। कलेक्टर साहब फोन उठाते हैं और फोन उठाने के बाद जैसे उनका पिता उसे शाबाशी देता है तो एकदम से बड़े ही खुश हो जाते हैं और सोचने
लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक अच्छा काम तो मैंने किया जिससे मेरे पिताजी खुश हो गए। उसके बाद कलेक्टर साहब इधर उधर ऐसी छोटी मोटी जगहों पर जाकर उस डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था को और भी अच्छी कराते हैं और अखबार के अंदर उनके अच्छे कारनामों की लाइन लग जाती है और पिता को एक एक बात पता चलती रहती है। यहाँ पर जो यश के माता पिता हैं वह भी चारों तरफ कलेक्टर साहब के बारे में ढेर सारी अच्छी बातें बता देते हैं और इसी वजह से जो वहाँ के लोग होते हैं उन्हें कलेक्टर साहब के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि बात को फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगा करती। और ऊपर से जो यश के पिता रमेश होते हैं वह एक रिक्शा चालक थे, तो रिक्शा चालक जो भी सवारी रिक्शा में बैठा करती है उसी को अपने बारे में बताया करता और साथ में रमेश ने अपने स्टैंड पर जहां पर वो लोग बैठा करते थे सभी को इस बारे में बताया था। तो सभी लोग शहर के अंदर इस बात को आग की तरफ फैला देते हैं और लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर साहब के पास जाने लगते हैं। कलेक्टर साहब भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से उन सभी की समस्याओं पर काम करते हैं और ऑन द स्पॉट फैसला किया करते हैं। यह सब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और साथ में कलेक्टर साहब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को भी सुधारने में अपना योगदान देते हैं और वहां पर भी कई तरह के अभियान चलाते हैं जिनसे उनके अंदर भी काफी ज्यादा सुधार आता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।